Hello students, my name is Deepak Sharma, Senior Faculty of Chemistry in Motion Education Private Limited. So dear student, today I am here to discuss the solution of the paper of JEE Main which was held on 29 July 2022, and in today's session we are going to discuss the solution of the Shift 1 paper. So let's start the discussion. Which of the following pair of molecules contain odd electron molecule and an expanded octet molecule? Odd electron molecule. So basically यहाँ पे हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन ऑड इलेक्ट्रॉन भी है और एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, मतलब एक सेट उसका ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और दूसरा सेट एक्सपेंडेड ऑक्टेट स्पीसीज है। ठीक है, देखते हैं। अगर हम इनके सॉल्यूशन में जाएंगे तो हम देखेंगे कि BCl3 का टोटल इलेक्ट्रॉन्स फॉर बोरोन 6 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये क्या है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब ये है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए, लेकिन इसमें तो नहीं आ रहा है। जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो हम मानेंगे कि वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। और एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब होता है कि कोई ऐसी स्पीसीज जिसके वैलेंस ऑर्बिटल शेल में, या कहो कि जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, जैसे PCl5 इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंडेड ऑक्टेट। वैसे ही इसमें अगर आप देखेंगे तो एनो जो है वो ऑड नंबर दे रहा है, ये ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। एनो इज ए ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एंड if you figure out H2SO4 you will see that this sulfur has 12 electrons in its valence shell means we have NO as what? We have NO as odd electronic species and H2SO4 as expanded octet, and this is our answer. So dear student, here you can see an interesting question in front of you, and in this question you can see that this question is based on mole concept। और ये क्वेश्चन है काफ़ी आसान, जिसमें आपको दिया हुआ है नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू गिव्स अमोनिया, और दिया हुआ है कंसिडर द अबव रिएक्शन, the limiting reagent of the reaction and number of moles of NH3 formed respectively are। It means dear student, इस क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट के मोल बताने हैं और लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है, और जो रिएक्टेंट है उनके मासेस आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, स्टोइकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, अगर आपने बेसिक क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की हुई है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो कि गिवन अमाउंट से हम रिएक्टेंट के मोल कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा इस क्वेश्चन में, पहले हम पता करेंगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मोल कितने हैं, और जब आपको रिएक्टेंट के मोल पता हो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। इसका क्या मेथड होता है, अगर आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मोल्स कैलकुलेट कर लिए तो आप इन मोल को इस केमिकल रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है और N2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। तो मोल मिलने के बाद कोफिशिएंट से डिवाइड करें तो आप कंपेयर करेंगे जो स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट होगा उसे, और स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट आपको मिलेगा मोल अपॉन कोफिशिएंट से। सो स्टूडेंट, अगर आप इसे कंपेयर करेंगे, जिसकी वैल्यू स्मॉल होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। हमारे एक क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है कि लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने के बाद आपको अमोनिया के मोल्स भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके बेसिस पर आप प्रोडक्ट के मोल कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। तो देखते हैं यहां पर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां पर आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। यहां पर 20 ग्राम आपको नाइट्रोजन का वेट दिया हुआ है, 5 ग्राम हाइड्रोजन का वेट दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अप्रोच क्या रहेगी, सबसे पहले आप मोल कैलकुलेट करेंगे और मोल कैलकुलेट करने के लिए गिवन मास को डिवाइड किया जाता है मोलिकुलर मास से। तो यहां पर 28 किसका मोलिकुलर मास होगा भाई, नाइट्रोजन का। N2 का मोलिकुलर मास कितना होगा, 28। तो ये N2 के मोल होंगे 20/28। सिमिलरली हाइड्रोजन के मोल कैलकुलेट करने के लिए आप H2 के मोलिकुलर मास से डिवाइड करोगे जो कि कितना होगा 2। तो आपको हाइड्रोजन का मोल पता लगेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए हमारी क्या ट्रिक होती है, हमारी ट्रिक ये होती है कि स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट निकालकर कंपेयर कर लीजिए। तो स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, मोल को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर रहे हैं। ये 1 क्या है, N2 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो नाइट्रोजन के मोल कितने थे, 20/28 और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो आपको पता लगेगा स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट। सिमिलरली बच्चों हाइड्रोजन के मोल कितने हैं, 5/2 और उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 3 है, आप देख सकते हैं। और इन्हें डिवाइड करने पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 5/7। ये मिलेगा 5/7 और ये मिल रहा है 5/6। अब आपको केवल ये कंपेयर करना है कि इन दोनों में स्मॉलर क्या है। तो आप बोलेंगे कि 5/7 इज स्मॉलर वैल्यू। इट मींस इस केस में जो नाइट्रोजन है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दैट N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट का आंसर देते हैं कि अमोनिया का मोल क्या होगा। आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर आपको N2 से अमोनिया का मोल बताना है तो अमोनिया का कोफिशिएंट कितना है, 2 डिवाइडेड बाय N2 का कोफिशिएंट कितना है, 1 मल्टीप्लाइड बाय नाइट्रोजन का वो मोल जिसके लिए आप अमोनिया को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन के कितने मोल इस केमिकल रिएक्शन में है, 20/28। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा अमोनिया का मोल। तो ये केवल स्टोइकियोमेट्री रिलेशन है, मोल टू मोल कैलकुलेट करना है, जो कि आप कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके होते हो। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था जिसमें गलत होने का कोई चांस नहीं बनता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 1.42। सो इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन सी मिलेगा जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सरफेस केमिस्ट्री से। और एक सिंपल सा क्वेश्चन, जैसा कि हम हमेशा आप लोगों को बताते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जिसे आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड कीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 ml ऑफ 5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर वाज प्रिपेयर्ड इन 250 ml बीकर। आगे आपको दिया हुआ है एल्बमीन फ्रॉम द एग वाज poured into NaCl solution and stirred well. This resulted in लायोफिलिक सॉल, लायोफोबिक सॉल, इमल्शन एंड प्रेसिपिटेट। अगर आप इसे बनाएंगे, इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे तो ये एल्बमिन ऐड करने के बाद आपको जो मिक्सचर मिलेगा उसे आप क्या कहेंगे, वो सॉल्यूशन जो मिलेगा आपको वो लायोफिलिक सॉल होगा या लायोफोबिक सॉल होगा। तो डियर स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। आप लोगों को केवल ये पता रखना है कि ये केवल लायोफिलिक सॉल्ट्स की प्रिपरेशन मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आप लेबोरेटरी में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये केवल एक स्टैंडर्ड मेथड बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि NaCl सॉल्यूशन में एग एल्बमिन ऐड कर दोगे तो आपको जो मिलेगा वो होगा लायोफिलिक सॉल। In this question, the first ionization enthalpy of sodium, magnesium and silicon are given. That is, sodium, for sodium it is 496, for magnesium it is 737 and for silicon it is 786. The first ionization enthalpy of Al is, this is very good question. हम अगर ध्यान से देखें तो NaMg के बाद आता है अल्यूमिनियम एंड देन सिलिकॉन। अगर हम ध्यान से देखें तो जब हम इधर जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। लेकिन अल्यूमिनियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो इस ऑर्डर में आएगी कि मैग्नीशियम अल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाएगा।
बिकॉज इट हैज फिल्ड ऑर्बिट, इट हैज फिल्ड ऑर्बिट। तो हम ये देखेंगे कि जो एल्युमिनियम का आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो सोडियम और मैग्नीशियम के बीच में लाई करेगा। इसी चीज को हम आगे देखेंगे। देखिए इसी चीज को यहां पे दिखाया गया है, सोडियम और मैग्नीशियम के बीच में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लाई कर रही है, एल्युमिनियम की लाई कर रही है। तो देखिए सोडियम का 496 दिया हुआ है और मैग्नीशियम का 731 दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा जिसमें एल्युमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इन दोनों के बीच में आ रही है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी 577। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मेटलर्जी द टर्म गॉन्ज। हम लोग को सभी को पता है कि गॉन्ज एक इम्प्योरिटी है जो मेटल के साथ रहता है। तो इसमें देख लीजिए इट इज अनडिजायर्ड अर्थरी मटेरियल्स, कंटामिनेशन ऑफ मेटल्स। आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, इट इज अनडिजायर्ड अर्थरी मटेरियल्स। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया है। अगर आप गॉन्ज की डिफिनीशन एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको डायरेक्ट यही डिफिनीशन मिलेगा जो क्वेश्चन पूछा गया था। The reaction of zinc with excess of aqueous alkali, zinc plus NaOH। हमें पता है कि जिंक और NaOH का रिएक्शन होता है तो Na2ZnO2 मिलता है। यानी कि अगर मैं इस ऑप्शन को देखूं तो ZnO2 2- हमारा एक करेक्ट आंसर तो ये होगा। लेकिन जब हम एक्सेस में मिला देंगे जिंक को, जिंक में NaOH को एक्सेस में मिला देंगे, उस कंडीशन में हमें ZnOH होल 4 का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा Na2 के साथ। अगर हम यहां से देखें तो हमें मिला ZnOH होल 4 2-। सो बेसिकली इसका अगर हम सॉल्यूशन भी देखें तो वही लिखा गया है। इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट है, सी एंड डी। लेकिन अगर मोर करेक्ट की बात करेंगे तो मोर करेक्ट होगा वो वाला ऑप्शन जिसमें NaOH एक्वस एक्सेस में मिलाया गया है। और NaOH एक्वस एक्सेस में मिलाने पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टाइप का कंपाउंड मिलेगा। तो मोर अगर मैं बोलूं कि इनमें से सबसे अच्छा, सबसे सही कौन सा आंसर होगा तो ये यही बोलेंगे, बट सी भी हो सकता है। लिथियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट। बच्चों अगर हम अल्कली मेटल के नाइट्रेट को हीट करेंगे तो हमें नाइट्राइट अल्कली नाइट्राइट प्लस O2 मिलता है। लेकिन जो लिथियम है ये जो बिहेवियर शो करता है वो मैग्नीशियम से मिलता जुलता बिहेवियर शो करता है। ये ग्रुप 2 एलिमेंट के नाइट्रेट से मिलता जुलता बिहेवियर शो करता है। इसीलिए अगर मैं आपको बोलूंगा कि लिथियम नाइट्रेट LiNO3 को हीट करोगे तो आपको लिथियम ऑक्साइड मिलेगा प्लस NO2 प्लस O2। जबकि बाकी किसी भी जैसे NaNO3 को किए तो ये NaNO2 प्लस O2 देगा। बाकी किसी भी अल्कली मेटल के नाइट्रेट को करेंगे तो हम वो ऑप्शन पे टिक मार देंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर सी। बट यहां पे Li2O होना चाहिए, Li2O, ये गलत है, Li2O एंड
NO2। उसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है जो हमने अभी आपको बताया। नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें इसकी बनानी है। ये देखिए इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। HCl2 दो लोन पेयर दिख रहा है आपको, O3 प्लस आपको ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर दिखेगा, ClF3 क्लोरीन पे दो लोन पेयर, और SF6 में सल्फर पे कोई लोन पेयर नहीं। तो अगर आप देखें तो 2 1 2 0 ऑप्शन नंबर बी। In following pairs, the one in which both transition metal ions are colorless। देखिए कलरलेस कौन होता है? कलरलेस वो होता है जो एक साइड ऑक्सीडेशन स्टेट में भी और न्यूट्रल स्टेट में भी एक भी उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। वह मेटल जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ट्रांजिशन करेगा कैसे? वो ट्रांजिशन करेगा ही नहीं, और जब ट्रांजिशन नहीं करेगा तो वो कलर भी शो नहीं करेगा। तो देखिए इन सब में कौन होगा, आप देख लीजिए सारे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा है। Sc3 प्लस में 3d0 4a0, Zn3 प्लस में 3d Zn3 प्लस, आई थिंक Zn2 प्लस होना चाहिए, Zn2 प्लस, दिस इज Zn2 प्लस, Ti4 प्लस 3d0, V2 प्लस 3d3। आप देख रहे होंगे कि इसमें कलर शो नहीं होगा, इसमें फुल फिल्ड है, इसमें तो है ही नहीं, और इसमें फुल फिल्ड है, ये भी शो नहीं करेगा, और इसमें भी नहीं है, ये भी शो नहीं करेगा। तो हम वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन नहीं है डी में, या फिर है तो पूरा का पूरा पेयर्ड है, अनपेयर्ड नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन, Sc3 प्लस Zn2 प्लस। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है रिडॉक्स रिएक्शन से। तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज दी हुई है, इन न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल मीडियम, जिसमें कैमेनोफोर जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। एक्टिंग इट कैमेनोफोर बीइंग अ पावरफुल ऑक्सीडेंट कैन ऑक्सीडाइज थायोसल्फेट ऑलमोस्ट क्वांटिटेटिवली टू सल्फेट आयन। थायोसल्फेट होगा H2O3 2-, उसे हम कंप्लीटली कन्वर्ट कर रहे हैं सल्फेट में। इन दिस रिएक्शन ओवरऑल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज विल बी। सो इस प्रोसेस में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज क्या होगा? तो हम ये जानते हैं कि कैमेनोफोर में मैंगनीज की स्टेट होगी +7। कैमेनोफोर किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, अगर आप ये बता देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न्यूट्रल मीडियम में, इन न्यूट्रल मीडियम जो कैमेनोफोर होगा या परमैंगनेट आयन है MnO4-, ये जो फर्दर है वो रिड्यूस हो जाएगा MnO2 में, क्योंकि यहाँ पर ये वर्क कर रहा है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इन न्यूट्रल मीडियम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रल मीडियम होगा तो MnO4- जो है वो MnO2 में कन्वर्ट होगा। इफ MnO4- इज कन्वर्टिंग इनटू MnO2, आप चाहें तो इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। सो स्टूडेंट MnO4- में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं आई होप आप लोगों को पता होगा। MnO4- में मैंगनीज का स्टेट अगर X ले लिया जाए और ऑक्सीजन की स्टेट कितनी होगी, एक ऑक्सीजन -2, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का कॉन्ट्रीब्यूशन -8 है, और पूरा मैंगनीज और 4 ऑक्सीजन मिलकर रिजल्टेंट कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, -1। इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे आपको मिलेगी X की वैल्यू +7। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट अगर आप MnO2 के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मैंगनीज की स्टेट आपको कितनी मिलती है, +4। चलिए अब आप ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस निकाल लीजिए। तो इस तरफ ये 7 है, इस तरफ 4 है, 7 - 4 मीन्स जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो 3 होगा। सो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान था और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। Which among the following pairs has only herbicides? ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से है, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको देखना था और टिक करना था। ये DDT, BHC, एल्ड्रीन, डिल्ड्रीन ये इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, सोडियम क्लोरेट एंड सोडियम आर्सेनाइड हर्बिसाइड्स होते हैं। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन यह कह रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है A B C D।
अब हमें देखना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है। तो ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है? ब्रॉन्स्टेड बेस हम किसे कहते हैं? वो बेस जो H+ को ले। अब यहाँ पे जो अमीन्स हैं वो H+ कहाँ, अमीन्स के जो लोन पेयर हैं वो H+ को लेंगे, मतलब कि ये जो अमीन्स के लोन पेयर हैं ये H+ को लेंगे। अब हमें देखना है कि कौन सा अमीन स्टेरिकली लेस हिंडर है या फिर किस अमीन का लोन पेयर अवेलेबल है H+ को लेने के लिए। अगर यहाँ देखा जाए तो ये 3 डिग्री का अमीन है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, H+ नहीं आ पाएगा, इस केस में भी नहीं आ पाएगा। और इस केस में यहाँ पे जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज है, तो ये भी H+ की अवेलेबिलिटी को नहीं ले पाएगा। हमारे पास एक ऑप्शन है डी, जो कि जिसका लोन पेयर लोकलाइज है और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में है। एक फिनोमिना होता है जिसे कहते हैं अमीन इन्वर्जन, वो यहाँ पे नहीं हो रहा होगा। अमीन इन्वर्जन ये है, नाइट्रोजन है, उसके पास 3 बॉन्ड है, कोई भी लाइक अमीन है, एंड दिस इज लोन पेयर। एंड इस फिनोमिना में ये होता है कि ये लोन पेयर नीचे आता रहता है और ये ऊपर जाता रहता है, मतलब कि ये लोन पेयर भी एक तरह से प्रॉपर तरीके से नहीं अवेलेबल होता है। लेकिन ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन डी में ये प्रॉपर तरीके से अवेलेबल है, मतलब यहाँ अमीन इन्वर्जन नहीं पॉसिबल है। इसका प्रॉपर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिस इज ब्रिज। इसको कहते हैं ब्रिज एल्काइल अमीन। इट इज ऑल्सो 3 डिग्री, हेंस द लोन पेयर इज मोर अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन एंड अमीन इन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। Question states that which among the following pair of the structure will give different product on ozonolysis? ओजोनोलिसिस करने पे कौन से पेयर ऑफ सबस्ट्रेट, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से पेयर स्ट्रक्चर्स ओजोनोलिसिस करने पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देंगे? तो ओजोनोलिसिस हमें सबका करा के देखना पड़ेगा, या फिर थोड़ा दिमाग लगाएं तो हम एनालिसिस करते हैं ऑप्शंस की कि कौन से में ओजोनोलिसिस कराने पे डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा, किसमें सेम ही बन जाएगा, वो हमें इस क्वेश्चंस में बेसिकली देखना है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्ट्रक्चर विल गिव डिफरेंट प्रोडक्ट? स्ट्रक्चर्स कौन से? ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं पेयर स्ट्रक्चर के जो डिफरेंट प्रोडक्ट देंगे ओजोनोलिसिस करने पे। कंसीडर, एक नोट और है क्वेश्चन में, कंसीडर द डबल बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर आर रिजिड एंड नॉट डीलोकलाइज, मतलब कि ये जो डबल बॉन्ड हैं ये रेजोनेंस नहीं कर रहे हैं या फिर एरोमेटाइज नहीं है, ये क्या है? ये मतलब रिजिड है, अपनी जगह पे ही रिजिड है। ओके, तो अब देखो क्वेश्चन तो समझ में आ गया है कि क्वेश्चन क्या रहा है कि जो पेयर डिफरेंट प्रोडक्ट ओजोनोलिसिस के। अगर हम देखें ऑप्शन ए, बी, सी, डी में सबको अगर एनालाइज करें तो ये जो मॉलिक्यूल है आपका, इसका स्ट्रक्चर देखो, ए में स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चरल डिफरेंस थोड़ा सा दिखेगा आपको या नहीं दिखेगा, वो चेक करना है। ऑप्शन बी में देखो, ऑप्शन बी में दोनों आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हैं, ओजोनोलिसिस सेम करेंगे। और ऑप्शन सी में मॉलिक्यूल सेम दिखेगा, हर एक चीज सेम है, लेकिन ये बॉन्डिंग नेचर देखिए डिफरेंस है, बॉन्डिंग नेचर, यहाँ डबल बॉन्ड है। यही चीज तो यहाँ एम्फेसाइज कर रहा है कि डबल बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर आर रिजिड है, मतलब यहाँ पे ये एरोमेटाइज नहीं कर रहे हैं, एक तरह से ये रिजिड अपनी पोजीशन को मेंटेन रखे हैं। तो अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं। प्रॉपर अगर ओजोनोलिसिस कराएं तो कैसे होगी? ओजोनोलिसिस हम अगर इसमें कराएं, हर एक में ओजोनोलिसिस कराना है हमें, ठीक है। अब देखो इसमें ओजोनोलिसिस कराएंगे तो क्या डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा, क्यों? और डी में, ऑप्शन डी में देखो सेम मॉलिक्यूल है, ऑप्शन ए और बी में सेम मॉलिक्यूल है, एकदम एग्जैक्टली सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ए और सी में डिफरेंसेस हैं। अब ए को जब ओजोनोलिसिस कराओगे तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा, सी डिफरेंट नहीं मिलेगा, सेम मिलेगा, और सी को जब कराओगे तो डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। इसका देखो ओजोनोलिसिस करा के हम देख लेते हैं सी का। देखो सी का जब ओजोनोलिसिस कराए तो देखो क्या प्रोडक्ट मिल रहा है। ऑप्शन सी में जो पेयर्स थे, ओजोनोलिसिस कराओगे ऐसे,
डबल बॉन्ड के बीच में से ऐसे ब्रेक करेगा, ठीक है। यहाँ पे जब ओजोनोलिसिस कराया तो क्या प्रोडक्ट मिला, ध्यान से देखो, आपका एक ये प्रोडक्ट मिला, ऐसे ये वाला पोर्शन, ये एक प्रोडक्ट मिला, और यहाँ पे इधर वाले से ये एक प्रोडक्ट मिला, ये ऐसे, ठीक है। ये इस मॉलिक्यूल का जब ओजोनोलिसिस कराया यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स मिले, और इस मॉलिक्यूल का जब ओजोनोलिसिस कराया तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट मिले, यहाँ पे भी कुछ प्रोडक्ट मिले हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इससे मैच नहीं खा रहे हैं, मतलब इसका ओजोनोलिसिस कराने पे और इसका ओजोनोलिसिस कराने पे डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा है। बाकी किसी का भी जब हम ओजोनोलिसिस कराएंगे जो ऑप्शन है उसमें हमें सेम प्रोडक्ट मिल जा रहा है। अब डिफरेंट कैसे मिले, कंपेयर कर लो। देखो यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिला है तुम्हारे, ये डिफरेंट है किसके साथ, ये पहले इसका जब ओजोनोलिसिस कराया तो हमें ये प्रोडक्ट मिला, एक ये और दो ये सेम है, और ये मतलब ये दोनों डिफरेंट है। और जब इसका कराया ओजोनोलिसिस तो हमें क्या मिला, हमें एक ये मिला जो कि इसके साथ सिमिलर है, ये दोनों सेम है लेकिन ये डिफरेंट है। अब लेकिन इसका ओजोनोलिसिस कराने पे जो प्रोडक्ट ये तीनों मिल रहे हैं ये तीनों से डिफरेंट है, तो ये दोनों ओजोनोलिसिस करने पे डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं। बाकी सारे ऑप्शंस सेम, मतलब कि उनका पेयर्स का जब ओजोनोलिसिस कराएंगे तो लगभग सेम एग्जैक्टली वही मॉलिक्यूल दे रहे हैं ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट में। एंड क्वेश्चन स्टेट्स दैट हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है, ये उसका रिएक्शन किस से करा रहे हैं, इस एल्काइल हैलाइड का इथेनॉल क्लोराइड है, इसका किससे करा रहे हैं रिएक्शन, AgCN से और इथेनॉल H2O से, NaCN से इथेनॉल H2O से। तो उधर एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा और इस साइड एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब हमें देखना है कि कौन से प्रोडक्ट पॉसिबल है जब हमारा ये अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा AgCN से NaCN से, तो क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो देखो जब AgCN से करेगा तो यहाँ पे देखा जाए तो AgCN क्या है, AgCN किस तरह का एक कंपाउंड है, आयनिक तो है लेकिन नेचर क्या होगा उसका, कोवेलेंट नेचर का कंपाउंड है, और NaCN आयनिक है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल, देखो न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पे होगा AgCl में वो नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा रहेगी, तो ये इस पे अटैक करेगा और इसको बाहर निकालेगा। तो हमारा इस साइड जो A साइड पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा, AgCN से रिएक्शन करेगा जब ये अल्काइल हैलाइड, तो क्या बनेगा, अल्काइल NC बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। NC देखिए NC कहाँ कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे CN बन रहा है, यहाँ दो ऑप्शन में यहाँ NC बन रहा है, ठीक है। और जब NaCl इसी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पे कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ये Cl बाहर जाएगा, तो CN यहाँ अटैक करेगा क्योंकि उसका आयनिक नेचर है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आइसोसाइनाइड नहीं साइनाइड बनेगा, अल्काइल साइनाइड, जैसे ये है तो ये CN। अब देखिए ये ऑप्शन कहाँ है, NC AgCN डालने पे NC ये बनेगा और ये NaCN डालने पे ये बनेगा। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देखते हैं, ये देखिए ये है इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्काइल हैलाइड है, AgCN जब रिएक्ट किया तो NC बना है ड्यू टू कोवेलेंट नेचर ऑफ AgCN, एंड NaCN जब रिएक्ट किया है आयनिक नेचर की वजह से यहाँ पे CN बना है। डिफरेंसेस क्या है, बस यहाँ पे कार्बन एज अ न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे नाइट्रोजन CN का नाइट्रोजन अटैक कर रहा है। ये एम्बीडेंटेंट लिगेंड, CN को एम्बीडेंटेंट लिगेंड कहा जाता है, कार्बन से भी अटैक हो सकता है, नाइट्रोजन से भी अटैक हो सकता है, और एम्बीडेंटिसिटी बोलते हैं इसको, एम्बीडेंटेंट ऐसे लिगेंड्स को एम्बीडेंटेंट बोलते हैं। सो NaCN इज आयनिक इन नेचर एंड CN एन एक्ट एज कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल। AgCN में कोवेलेंट नेचर है, नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल, वी नो दैट CN इज एम्बीडेंटेंट लिगेंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा ये कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया है, उसका रिएक्शन हम Br2 से कराएंगे, फिर हमको कुछ मिलेगा A, फिर जो A मिलेगा उसका कराएंगे NH2OH के साथ, फिर हम P2O5 के साथ हीट करेंगे, ठीक है। अब देखो हमें इसको प्रॉपर तरीके से करना कैसे है, कंसिडर द अबव रिएक्शन सीक्वेंस प्रोडक्ट C। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होगा बेंज, एक तरह से Br2 दिया है, ठीक है, Br2 दिया है और ये मॉलिक्यूल दिया है। ये मॉलिक्यूल क्या है तुम्हारा,
1 2 3 4 4 हाइड्रोक्सी कार्बल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। Br2 कहाँ लग सकता है, ऑर्थो और पैरा पे, लेकिन पैरा स्टेरिकली मतलब ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, CHO के थ्रू पैरा ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो Br2 यहाँ और यहाँ लग सकता है। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देखते हैं। देखो हमारे पास ऑप्शन क्या है, Br2 जो ब्रोमिनेशन होगा अगर करेगा कहाँ, ऑर्थो और पैरा पे, लेकिन पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है CHO के थ्रू, तो Br2 यहाँ और यहाँ लग सकता है। एज इट इज़ हमने किया, Br2 यहाँ से यहाँ लगा दिया और ये मॉलिक्यूल एज इट इज़ था। यहाँ पे क्यों नहीं लगा Br2, क्योंकि ये ब्लॉक्ड था CHO से। उसके बाद इस मॉलिक्यूल को, इस सबस्ट्रेट को हम रिएक्शन कराए हैं हाइड्रोक्सिलामीन के साथ। अब हाइड्रोक्सिलामीन कहीं पॉसिबिलिटी है रिएक्ट करने की, इधर नहीं, आप केवल ये CHO और एल्डिहाइड के O और इससे क्या करेगा, रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्सिलामीन, और क्या बनाएगा तुम्हारा, इस तरह का कंपाउंड बनाएगा। ये डायरेक्ट रिएक्शन होती है इसकी, कीटोनिक ग्रुप से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है प्रॉपर तरीके से, हमारे पास ये मॉलिक्यूल मिलेगा। उसके बाद जब हमें ये सबस्ट्रेट मिलेगा, इस सबस्ट्रेट को हम फर्दर किससे ट्रीट कर रहे हैं, P2O5 के साथ, P2O5 और हीट के साथ। अब P2O5 के साथ और हीट के साथ क्या करेंगे, मॉलिक्यूल कंडेंस होगा, मतलब कि हीट देंगे और P2O5, तो इसका H और इसका OH वाटर निकल जाएगा और ये किस में फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N। ये देखो यहाँ से नाइट्रोजन का OH और इसके बगल का H कंडेंस हुआ है, प्रॉपर तरीके से वाटर निकला और ये बन गया C। तो हमारे पास ये मिलेगा। एंड क्वेश्चन स्टेट्स दैट, क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास एक सबस्ट्रेट है A जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, उसको अमोनिया के साथ ट्रीट किया गया, फिर हमें कुछ मिला, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, फिर हमने उस फर्दर जो हमारे पास ये आया सबस्ट्रेट, जो कि हम इस A को ट्रीट किए थे NH3 के साथ, तो फिर हमें ये मिला था। फिर उसके बाद हम Br2 और NOH के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है, हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है। ये है हमारे पास क्वेश्चन, कंसीडर द अबव रिएक्शन एंड कंपाउंड A क्या हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं कि ये कैसे, मतलब ऑप्शन क्या है, एनालाइज करते हैं। अब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वगैरह निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स बना के दे रखे हैं, तो हमें हर एक जगह डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है। अब हम देखेंगे कि अप्रोच क्या रखें इसमें कि हमें ये प्रोडक्ट मिले। अब देखो यहाँ पे Br2 NOH दिया है और यहाँ NH3 ये Br2 NOH हम जनरली हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में यूज़ करते हैं, तो हमें वहाँ से सब कुछ हिंट लेते हुए, क्योंकि ये 2-3 क्वेश्चंस 2-3 रिएक्शन को कंपाइल कर दिया है, तो देखो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या होगा, इसका प्रॉपर अप्रोच क्या होगा। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम यहाँ से शुरू करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। हमने हर एक ऑप्शंस को ट्रीट कराया उन्हीं सबस्ट्रेट के साथ। जब हम ऑप्शन सी को जब हम ट्रीट करा रहे थे तो हमें क्या मिला, हमने पहले अमीन के साथ रिएक्शन किया। अमीन के साथ डायरेक्ट ये कैसे होगा रिएक्शन, ये इधर जाएगा, ये उधर, फिर Cl बाहर निकल जाएगा, अमाइड बनेगा। हमने फिर हर एक ऑप्शन के साथ पर्टिकुलर ये रिएक्शन कराएंगे, ये जो भी सबस्ट्रेट दिए हैं। तो हम जब सी के साथ कराएं तो हमें ये मिला। उसके बाद NH3 प्रॉपर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करेगा, CO कार्बोनिल ऊपर जाएगा, फिर Cl लीव कर देगा, ठीक है। फिर हमें अमाइड मिला, अमाइड सबस्ट्रेट। उसके बाद हमें पता है कि रीजेंट क्या दिया था, Br2 NOH। Br2 NOH क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करता है, तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या है, ये गायब हो जाएगा, डायरेक्ट ये अटैच हो जाएगा, तो तुम्हारा प्रोडक्ट देखो। अब हमें हर एक ऑप्शंस को सेम प्रोसीजर से गुजारना है। जब हमने सी को सेम ही रीजेंट के साथ गुजारा तो हमें पता चला कि नहीं, इस वाले से हमारा ये ऑप्शन, इस वाले से हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है जो क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन स्टेट्स दैट विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रीजेंट ए। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हमारे पास डाइजोनियम
सॉल्ट है, ठीक है, ये डाइजोनियम सॉल्ट होता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। हम किसी एक ए इन ऑप्शन में से कुछ हो सकता है, और ए इन ऑप्शंस में से कोई एक ए मॉलिक्यूल हो सकता है, सबस्ट्रेट हो सकता है, जो इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करके ऑरेंज रेड डाई बनाएगा प्रोडक्ट, मतलब ऑरेंज रेड डाई बनाएगा। ये लैब क्वेश्चन है, लैब बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो, अब ये चीज़ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें प्रॉपर तुम्हें पता होना चाहिए कि बीटा नेप्थॉल इसको कहते हैं, बीटा नेप्थॉल इसको कहते हैं। ये अल्फा पोजीशन हुई, ये बीटा पोजीशन, ठीक है। ये बीटा नेप्थॉल इसके साथ रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट देता है जो कि कलर्ड प्रोडक्ट होता है, और ये जनरली जो बीटा नेप्थॉल है ये येलोइश पाउडर या फिर चिप्स टाइप का रहता है। जब हम इसको बीटा नेप्थॉल को और इसको टेस्ट ट्यूब में मिलाते हैं तो हमें यहाँ एक ऑरेंज रेड डाई का प्रोडक्ट मिलता है जो कि डाई फॉर्म करता है जब इन दोनों का रिएक्शन करते हैं, उसी को हम ऑरेंज रेड डाई बोलते हैं, वही प्रोडक्ट है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन ये है, देखिए ये डाइजोनियम सॉल्ट है, डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये बीटा नेप्थॉल या 2 नेप्थॉल इसी को बोलते हैं, ये रिएक्शन करता है इसके साथ डाइजो प्रॉपर तरीके से। NaOH जो गिवन था वो इसका H लेगा, यहाँ एनायन बनेगा, और ये फर्दर इसके साथ कॉन्जुगेशन करके इस तरह का, इस बॉन्ड को ही डाई एजो बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डाई एजो, इसी को कहते हैं डाई एजो बॉन्ड, ठीक है। और ये जो कंपाउंड बनता है इसी को कहते हैं 2 नेप्थॉल एनिलीन डाई बोलते हैं, इसको ऑरेंज रेड कलर की डाई होती है। सो दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन स्टेट्स दैट कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। हमारे पास फिर से एक सबस्ट्रेट है, कोई मॉलिक्यूल है, उसका रिएक्शन कराया गया डाइबल H के साथ और फर्दर फिर वाटर के साथ, फिर हमें कुछ प्रोडक्ट मिला जो है A, फिर उस प्रोडक्ट को हम इथेनॉल से रिएक्शन कराए हैं, एक तरह का एल्डिहाइड है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में हीट करके, फिर हमें बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो डाइबल H क्या है? डाइबल H हम ये जो AlHI ब्यूट होल ट्वाइस है, ये एक्चुअली में डाइबल H है, इसको कहते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, तो ये क्या है? एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे CN है, CN पे ही एक्ट करेगा, ऑलरेडी NH2 को क्या ही रिड्यूस करेगा, तो C ट्रिपल बॉन्ड N को रिड्यूस करके वो फर्दर क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। हम डाइबल H को कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्डिहाइड भी कहते हैं। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन ये देख, फर्स्ट जो सबस्ट्रेट है हमारे पास, उसमें डाइबल H ने इसको क्या किया? रिड्यूस किया CN को। C ट्रिपल बॉन्ड पहले ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? +3, अब यहाँ +2 हो गया। तो उसने CN को एल्डिहाइड में रिड्यूस किया, और डाइबल H हमें ज़्यादा से ज़्यादा एल्डिहाइड ही बनाता है हर एक जगह, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्डिहाइड भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे एल्डिहाइड बन गया। और फर्दर हमारे पास एक और एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, जिसके पास यहाँ पे देखा जाए तो अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगी इस एल्डिहाइड के साथ, क्योंकि ये एल्डिहाइड और ये एल्डिहाइड डिफरेंट है, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्रॉस अल्डोलेशन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ है? क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, उसके बाद वाटर भी निकल गया है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिलेगा। ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन हुआ है और यहाँ पे रिडक्शन हुआ है किसका? CN का CHO में। CHO के बाद फिर से इसके साथ क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, हमारे पास मेजर प्रोडक्ट ये आएगा। एंड क्वेश्चन स्टेट्स दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ हिप्नोटिक ड्रग? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हिप्नोटिक ड्रग? हिप्नोटिक ड्रग बेसिकली क्या है? हिप्नोटिक ड्रग वो, ये क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, फैक्ट बेस्ड है। हिप्नोटिक ड्रग वो होते हैं, उन पेशेंट्स को दिए जाते हैं जिनको नींद नहीं आती है, इंसोमेनिया बोल दिया जाए मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, तो उनको हम ये ड्रग देते हैं। तो जो हिप्नोटिक ड्रग है इसमें क्या है? एमाइटल काइंड ऑफ हिप्नोटिक ड्रग। ओके, दिस इज प्रॉपर सॉल्यूशन, ऑप्शन बी। एमाइटल इज हिप्नोटिक ड्रग। एमाइटल इज अ डेरिवेटिव ऑफ बारबिटूरेट। बारबिटूरेट एक अपने आप में एक कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जिसका डेरिवेटिव को हम कहते हैं, उसके डेरिवेटिव मतलब उससे डिराइव,
बारबिट्यूरेट से डिराइव होकर एमाइटल को बनाया जाता है, मतलब फ्रॉम बारबिट्यूरेट सेडेटिव से हम एमाइटल को बनाते हैं। ये दिस इज कॉल्ड हिप्नोटिक ड्रग। दिस इज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन स्टेट्स दैट, क्वेश्चन कह रहा है अ कंपाउंड एक्स इज एसिडिक है। कोई कंपाउंड है ऑप्शन में, वो एसिडिक है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कंपाउंड एक्स इज एसिडिक एंड इट इज सोल्यूबल इन NaOH में सोल्यूबल है, बट इनसोल्यूबल इन NaSCO3। NaSCO3 में सॉल्यूशन नहीं है। तो कंपाउंड एक्स ऑल्सो गिव वायलेट कलर दे रहा है। कंपाउंड एक्स, ये वाला कंपाउंड एक्स वायलेट कलर दे रहा है विद न्यूट्रल FeCl3 के साथ। ओके, इस सॉल्यूशन के साथ वायलेट कलर का कोई कॉम्प्लेक्स बना रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कंपाउंड एक्स इज, हमें कंपाउंड एक्स को पता करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंपाउंड एक्स की प्रॉपर्टी बता रहा है कि इस चीज से रिएक्शन कराएं तो कंपाउंड एक्स कुछ ऐसा ऐसा हमें बिहेव करता हुआ दिख रहा है। अब हमें बताना है कंपाउंड एक्स कौन सा है। सो NaOH के साथ ट्रीट, सोल्यूबल NaOH में डाल दोगे तो सोल्यूबल हो जाएगा, लेकिन NaSCO3 के अंदर डालोगे तो वो कंपाउंड एक्स सोल्यूबल नहीं है। और वो कंपाउंड एक्स वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बना रहा है या फिर वायलेट कलर दे रहा है विद रिएक्शन विद FeCl3। तो इनमें से कौन सा कंपाउंड है? पहले तो इनमें से देखेंगे कौन सा एसिडिक है। ये भी तो एक अल्कोहल है, इसमें से ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये फिनॉल है। फिनॉल एसिडिक होता है तो हम गेस कर सकते हैं फिनॉल में भी हो सकता है। और फर्दर इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देखो, फिनॉल है। फिनॉल हमारा क्या है? एसिडिक है। फिनॉल एसिडिक होता है, सबको पता होगा। NaOH के साथ रिएक्शन कराओ अच्छे से करता है, ठीक है। NaOH में क्यों सोल्यूबल हुआ? क्योंकि एसिडिक था ना, एसिड बेस रिएक्शन किया होगा। NaOH क्या है? बेस है, और ये एसिडिक था तो एसिड बेस रिएक्शन किया होगा, सॉल्ट बनाया होगा, फेनॉक्साइड आयन बनाया होगा। न्यूट्रल FeCl के साथ जब ट्रीट किए तो वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स दिया था इसने, और वो वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स क्या हुआ है? ये है, तो स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने। वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स है, Fe++ है यहाँ पे, और ये सब फेनॉक्साइड आयन है, ये सब फेनॉक्साइड आयन है। अब देखो ट्रिपल++ 3 माइनस से बैलेंस है, 3 एक्सेस यहाँ पे प्लस माइनस दिखाया है, 3 एक्सेस चार्ज है। तो इस तरह का कंपाउंड बनाता है ये फिनॉल, जब हम इसको न्यूट्रल FeCl3 के साथ ट्रीट करते हैं टेस्ट ट्यूब में। सो द फिनॉल इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इट मींस हमें ये क्वेश्चन भी गलत नहीं करना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल। एक कंडक्टिविटी सेल की बात की जा रही है जिसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है सेल कॉन्स्टेंट, साथ में दिया हुआ है फिल्ड विद 74.5 ppm सॉल्यूशन ऑफ KCl। इट मींस आपने इस कंडक्टिविटी सेल में फिल किया है KCl सॉल्यूशन, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है 74.5 ppm, और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम। आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे तो आप पहले ही प्रेडिक्ट कर लेंगे कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। देन आपको दिया हुआ है व्हेन द सेम सेल इज filled with KCl solution of 149 ppm the resistance is 50 ohm। यहाँ पर देखिए बात की जा रही है सेम सेल की, उसी सेल में रेजिस्टेंस आपको 50 ओम मिलता है। अगर आप सॉल्यूशन चेंज कर देते हैं, सॉल्यूशन KCl का ही लेते हैं लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो? 149 ppm हो। तो बच्चों आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपने सेम सेल लिया है, इट मीन्स सेल कांस्टेंट वही होगा जो आपने केस 1 में लिया था। तो आपने दो ऐसे केसेस बना लिए। एक केस में आपके पास जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 74.5, और उस केस में आपको जो रेजिस्टेंस मिलता है वो 100 ओम है। सेकंड केस में आपको रेजिस्टेंस मिलता है 50 ओम, और इस केस में कॉन्सेंट्रेशन है 149 ppm, बट दोनों केसेस में सेल कांस्टेंट सेम रहेगा। आगे आप देखते हैं द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन 1 टू सॉल्यूशन 2। मींस आपको मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो निकालना है और इसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे भाई, ये सोचना है। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, हमने पढ़ा हुआ है दैट मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000/m। ये मोलर कंडक्टिविटी का अगर आपने सीधा रिलेशन पढ़ा हुआ है, फॉर मोलर कंडक्टिविटी आप लोग क्या स्टडी करते हैं, K इंटू 1000 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी। तो हमारे पास यहाँ पर दो सॉल्यूशन है। अगर हमें दोनों केसेस में मोलारिटी पता लग जाए और दोनों केसेस में कंडक्टिविटी पता लग जाए, K की वैल्यू पता चल जाए, तो हम
मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो हमारे माइंड में क्लिक किया कि मोलर कंडक्टिविटी के रेशियो के लिए हमें 2 वैल्यू चाहिए। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है K, ये किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। तो K कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या रिलेशन होगा भाई, K का फॉर्मूला आप लोगों को अगर पता है तो 1/r या K इज इक्वल टू C इंटू एल अपॉन ए कंडक्टेंस, जिसे आप क्या बोल सकते हो 1/r इंटू एल अपॉन ए। अब आप बताइए बच्चों, आप कंपेयर कीजिए कि जो दो केसेस आपको दिए हुए हैं, क्या आपको दोनों का रेजिस्टेंस नहीं पता? जी बिल्कुल पता है। सेल कांस्टेंट पता है? बिल्कुल पता है। तो आप दोनों के लिए कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो K हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बची बात M की, तो जब आप दोनों की मोलर कंडक्टेंस को डिवाइड करोगे, मोलर कंडक्टिविटी को डिवाइड करोगे, आपको मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो निकालना है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। तो आप इन दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट केस में कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय सेकंड केस में कंडक्टिविटी, 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या मिलेगा M2 अपॉन M1। तो K1 और K2 की वैल्यू आप निकाल लेंगे। M2 अपॉन M1 का रेशियो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो बताना है और पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है। सेम सॉल्यूशन है, सेम वॉल्यूम है, तो उस केस में आप क्या कहेंगे? सॉल्यूट भी आपने सेम लिया है, KCl लिया है। इट मीन्स यहाँ पर जो M2/M1 है, जो मोलरिटी का रेशियो है बच्चों, वो आप क्या ले सकते हो? पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो ले सकते हो। मीन्स सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बच्चों, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आप यहाँ पर M2 अपॉन M1 की वैल्यू रख सकते हो, K1/K2 रख सकते हो। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आपको मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या बनेगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने डिटेल्ड सॉल्यूशन लिखा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर 1000 होगा और दिया हुआ है सेल कांस्टेंट 129 मीटर इनवर्स। फर्स्ट केस यानी कि फर्स्ट सॉल्यूशन की बात करें जिसमें KCl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 74.5 ppm। दूसरा केस में दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम है। इस सॉल्यूशन के लिए अगर हम कंडक्टिविटी कैलकुलेट करें तो मैंने बोला था K इज इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए, तो इसे कैलकुलेट करके रख लीजिए तो ये वैल्यू आपको इतनी मिल जाएगी। या बच्चों हम सिंपल सी बात ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर आप K1 अपॉन K2 का रेशियो ही निकाल रहे हो तो क्यों अननेसेसरी आप दो स्टेप में कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट करते हो? आप K1/K2 L/A दोनों के लिए सेम है और K R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप R2/R1 भी लिख सकते हो क्योंकि आपको तो इसका रेशियो चाहिए, आपको तो K1 अपॉन K2 चाहिए। K1 की एक्चुअल वैल्यू क्या है वो हमें नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए K1/K2 जो कि R2/R1 होगा। तो आप चाहें तो डायरेक्ट स्टेप भी K1/K2 कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर सॉल्यूशन में आप देखें तो K1 हमने कैलकुलेट किया, फिर मोलर कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया K इंटू 1000 अपॉन M। सिमिलरली हमने सेकंड केस में सेम प्रोसीजर फॉलो किया है। रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, K हमने कैलकुलेट कर लिया 129/50 आया और मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब हमें रेशियो कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। तो आप इन दोनों रिलेशन को डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा? K1/K2 इंटू M2/M1। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया K1/K2 आप कैलकुलेट कर चुके हो और M2/M1 आपका क्या हो जाएगा? पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो। तो आपके पास सारी वैल्यूज हैं, आप सारी वैल्यूज पुट करें, फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा जिस फॉर्मेट में आपसे पूछा गया है। 10⁻³ के मल्टीपल में वैल्यू कितनी मिलेगी? आपको 1000 मिलेगी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर क्या होगा? 1,000,000। सो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। बट डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक हैं, इजीली अटेम्प्ट किए जा सकते हैं अगर आपने उस चैप्टर के बेसिक क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए हैं। नाउ यू कैन सी अनदर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू और आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो सॉलिड स्टेट से पूछा गया है और सॉलिड स्टेट से पूछा गया है। अगर आपको सारी थ्योरी अच्छे से पता है तो ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी इजी लगेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है आयोनिक रेडियाई ऑफ केटायन A+ एंड एनायन B- दोनों की रेडियाई आपको दी हुई है 108 और 181 पिकोमीटर। मीन्स आपको केटाइन की रेडियस भी गिवन है और एनायन की रेडियस भी गिवन है। साथ में आपको दिया हुआ है दीज आयंस आर अलाउड टू क्रिस्टलाइज इनटू एन आयोनिक सॉलिड। चलिए आयोनिक सॉलिड बनाया जा रहा है। दिस क्रिस्टल हैज क्यूबिक क्लॉज पैकिंग फॉर B-। मीन्स इसका जो एनायन है वो किस अरेंजमेंट को फॉलो कर रहा है?
क्यूबिक क्लॉज पैकिंग को फॉलो कर रहा है। साथ में आपको दिया हुआ है, तो क्यूबिक क्लॉज पैकिंग कैसी होती है ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉर्नर पर बी माइनस होगा, फेस सेंटर पर बी माइनस होगा, तो क्यूबिक क्लॉज पैकिंग के बारे में पता होना चाहिए। साथ में नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, ए प्लस इज प्रेजेंट इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्यूबिक क्लॉज पैकिंग में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन क्या क्या होंगी। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पर क्रिएट होंगे, ये एज सेंटर पर क्रिएट होंगे और बॉडी सेंटर में क्रिएट होंगे। ये अगर इंफॉर्मेशन पता है तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना काफ़ी इजी है। आगे आप देखिए, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट, A plus is present in all octahedral void. The edge length of unit cell of crystal AB. अब ये जो solid ionic crystal है इसकी edge length आपको कैलकुलेट करनी है। तो edge length आपको कैलकुलेट करनी है तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, मान लीजिए ये वो क्यूब है जिसकी हम बात कर रहे हैं और एज लेंथ आप लोगों को कैलकुलेट करनी है, ये वाली लेंथ आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। एज लेंथ को हम अगर ए कंसिडर कर लें मींस आप लोगों को कैलकुलेट करनी है ए की वैल्यू। अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर कॉर्नर पर कौन से आयन होंगे, बी माइनस। यहाँ पर कौन सा आयन प्रेजेंट होगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग किसके लिए की है, बी माइनस के लिए। तो बी माइनस की लोकेशन पता है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कहाँ पर होगा, एज सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। एज सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, इट मींस यहाँ पर कौन प्रेजेंट होगा, ए प्लस प्रेजेंट होगा। अब आपको इजीली विजुलाइज हो पाएगा कि एज लेंथ अगर आपको बतानी है, बच्चों ध्यान से समझिएगा, एज लेंथ अगर आपको कैलकुलेट करनी है, इट मींस अगर हम एनायन की रेडियस और केटायन के डायमीटर और दूसरे एनायन मतलब एनायन की रेडियस को उसके साथ ऐड कर दें, मींस ये जो टोटल डिस्टेंस अगर आप ऐड करेंगे तो वो टोटल डिस्टेंस आपको क्या मिलेगी, जो टोटल डिस्टेंस, वेट अ सेकंड स्टूडेंट, मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ कि यहाँ पर ये जो टोटल डिस्टेंस है बच्चों, ये एज लेंथ है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। और आप क्या पर देख रहे हैं कि ये एज लेंथ किसके इक्वल है, एनायन की रेडियस, और ये रेडियस किसके बराबर है, ये डिस्टेंस किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक 2 इंटू केटायन की रेडियस, और ये क्या होगा, एनायन रेडियस होगा। अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, एज लेंथ मिल जाएगा। तो देखते हैं कि इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन क्या बनेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, यहाँ पर जैसा कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि केटायन और एनायन की आपको आयनिक रेडियाई गिवन है। क्यूबिक क्लॉज पैकिंग के लिए जो एज लेंथ होगा वो r प्लस प्लस 2r प्लस 2r माइनस होगा। कैसे होगा, मैंने आप लोगों को अभी बताया था, फिर से देख लीजिए बच्चों। ये एनायन का केस था, ये एनायन की लोकेशन थी, और केटायन कहाँ पर था, एज सेंटर पे, एज सेंटर पे। तो यहाँ पर अगर आप इस डिस्टेंस को देखेंगे तो यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है ये एज लेंथ है, और ये जो एज लेंथ है ये किसके इक्वल है, 2r माइनस प्लस 2r प्लस के। ठीक है, ये क्या होगा, एनायन केटायन है, केटायन है तो ये क्या होगा 2r प्लस, और ये क्या होगा r माइनस, ये भी r माइनस, इट मीन्स 2r माइनस प्लस 2r प्लस। आई होप आप लोगों को इजीली क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर एज लेंथ क्या होगा, 2r प्लस 2r माइनस होगा, मीन्स 2 इंटू केटायन रेडियस प्लस 2 इंटू एनायन रेडियस। अब वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर प्राप्त कर लीजिए। तो आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी 566 पिकोमीटर। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। Now you can see another interesting question in front of you, और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा गया है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है वो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आप लोगों को अगर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पता है और कुछ बेसिक क्वेश्चंस अगर आपने किए हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन वन डायमेंशनल रीजन ऑफ लेंथ 2a0। तो आपको वन डायमेंशनल रीजन की लेंथ आपको दी हुई है 2a0, और इसमें मिनिमम अनसर्टेनिटी इन स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है, और बॉहर रेडियस आपको दिया हुआ है a0 जो है ये बॉहर रेडियस है जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, और साथ में आपको दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का मास आप कितना ले सकते हैं और प्लांक कांस्टेंट आप कितना ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से अप्रोच करना है। तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करें तो हम क्या जानते हैं, अनसर्टेनिटी इन टू पोजिशन multiplied by uncertainty in momentum, it should be greater than and equal to h upon 4 pi। ये सब लोग जानते हैं, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो रिलेशन हमें मिलता है ये वो रिलेशन है। अब इस रिलेशन में आप क्या देख सकते हैं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
m डेल्टा वी हो जाएगा, और हमें डेल्टा वी ही तो कैलकुलेट करना है, हमें डेल्टा वी ही कैलकुलेट करना है। चलिए ये तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसके लिए h की वैल्यू भी हम प्लेस कर सकते हैं, पाई की वैल्यू आप पुट कर देंगे और m की वैल्यू भी आप पुट कर देंगे। लेकिन डेल्टा x क्या रखा जाए? अगर हमें इस क्वेश्चन में ये क्लियर हो गया कि डेल्टा x कितना लें, तो फिर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, फिर केवल सॉल्यूशन बचता है। और बच्चे इस क्वेश्चन में ध्यान रहे कि आपको जो एनोट आपको दिया हुआ वो पिकोमीटर में दिया हुआ है, जबकि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकंड में पूछी गई है। तो यूनिट को लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ ना करें, यूनिट्स वगैरह का प्रॉपर ध्यान रखें। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पर आप इस लैंग्वेज को अगर अच्छे से रीड करें तो यहाँ पर आपको अनसर्टेनिटी इन स्पीड कैलकुलेट करना है, और ये अनसर्टेनिटी कैसी होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि डेल्टा वी मिनिमम हो तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना ले सकते हो आप? मैक्सिमम ले सकते हो। अब आप बताइए कि अगर आपको डायमेंशनल रीजन की जो लेंथ है वो 2a नॉट गिवन है, तो पोजीशन में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी कंसिडर की जा सकती है? तो बच्चों अगर आप ये पॉइंट अप्रोच कर पा रहे हैं कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हम कितना कंसिडर कर सकते हैं? 2a नॉट मैक्सिमम कंसिडर कर सकते हैं। जो भी पॉसिबल रेंज है हमने उसी को अनसर्टेनिटी रेंज कंसिडर कर लिया, तो मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी आपने ले ली इन पोजीशन। तो इस में अगर आप डेल्टा एक्स की वैल्यू 2a नॉट पुट कर दें, ए नॉट की वैल्यू आपको पता है, m की वैल्यू पता है, सारी नॉन वैल्यूज पुट कर दें और सॉल्व करें, तो आपको जो डेल्टा भी मिलेगा वो मिनिमम अनसर्टेनिटी इन स्पीड मिलेगा। चलिए देखते हैं कि इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या बन सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। और यहाँ पर जैसा कि हमने डेल्टा एक्स कंसिडर कर लिया 2a नॉट, और डेल्टा पी कितना होगा? m डेल्टा v होगा। सारी वैल्यूज आपने यहाँ पर पुट कर दी, ये फाइनल रिलेशन आपने ड्रॉ किया। डेल्टा एक्स आपको कैलकुलेट करना है, तो सब चीज़ों को आप इस तरफ फॉरवर्ड कर दीजिए। डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पर बच्चों करेक्शन कर लीजिएगा, ये डेल्टा एक्स नहीं है, यहाँ पर ये होगा डेल्टा वी। वी आर कैलकुलेटिंग डेल्टा वी, अनसर्टेनिटी इन स्पीड हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डेल्टा वी के लिए जो रिलेशन बनेगा वो क्या होगा? h अपॉन 4 पाई m डेल्टा एक्स। अब सारी वैल्यूज पुट कर दें, h की वैल्यू पुट कर दी, 4 पाई की वैल्यू पुट कर दी, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेल्टा एक्स आप लोग देख लीजिए, हमने डेल्टा एक्स कितना पुट कर दिया? 2a नॉट पुट कर दिया, और ये किस में था? पिकोमीटर में, तो हमने इसे मीटर में कन्वर्ट करके पुट किया है। तो आपको डेल्टा एक्स जो मिलेगा वो मीटर पर सेकंड मिलेगा, बट क्वेश्चन में पूछा गया है किलोमीटर पर सेकंड, तो इसे किलोमीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए आपने 1000 से डिवाइड किया, तो फाइनल रिजल्ट आपको मिला जो कि कितना होगा? 548 किलोमीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन इजी था, बट ऐसे क्वेश्चन जब इजीली अटेम्प्ट किए जा सकते हैं जब ऐसा कोई बेसिक क्वेश्चन आपने अपनी क्लासरूम स्टडी में भी अटेम्प्ट किया हो। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, व्हेन 600 ml ऑफ 0.2 मोलर HNO3 इज मिक्सड विद 400 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन इन अ फ्लास्क, द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क इज। तो आपको दिया हुआ है कि आप नाइट्रिक एसिड के साथ किसे मिला रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को, और इस केमिकल रिएक्शन के होने की वजह से फ्लास्क का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज होता है? इट मीन्स हियर वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन किस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए, तो आप लोगों को सोचना होगा कि ये फ्लास्क है और इस फ्लास्क में आपने कोई दो सॉल्यूशन मिक्स किए हैं। अब इन दो सॉल्यूशन को मिक्स करने से फ्लास्क का टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा भाई? अगर ये क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक एसिड है और एक बेस है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, और उस न्यूट्रलाइजेशन में एनर्जी रिलीज होगी, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, और इस एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करेगा? जो सॉल्यूशन है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे फ्लास्क का जो टेम्परेचर है वो राइज होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमें फ्लास्क की हीट कैपेसिटी, आप क्या जानते हो हीट कैपेसिटी क्या होती है, कि कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, मींस टेम्परेचर रिक्वायर्ड, या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है, उसे हम क्या कहेंगे? हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी डिफाइन होती है कि यूनिट डिग्री सेल्सियस या यूनिट केल्विन चेंज के लिए, पर किलोग्राम मास के लिए या यूनिट मोल के लिए आप कितनी हीट प्रोवाइड कर रहे हो, उसे आप हीट कैपेसिटी बोलते हो। तो यहाँ पर बोला गया है कि फ्लास्क की हीट कैपेसिटी को आप नेग्लेक्ट कर दें। इट मीन्स फ्लास्क का टेम्परेचर बढ़ने के लिए फ्लास्क को हीट की रिक्वायरमेंट
हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इस केस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इट मीन्स प्रोसेस से अगर कोई हीट इवॉल्व होती है तो उस हीट को वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर सकता है, और उस सॉल्यूशन की हीट, स्पेसिफिक हीट आपको दी हुई है 4.2 जूल पर केल्विन पर ग्राम। इट मीन्स पर ग्राम का टेम्परेचर अगर आपको 1 केल्विन से रेज करना है तो कितनी हीट सप्लाई करनी होगी, 4.2 जूल। तो अब हम ये पता कर लेते हैं कि इस प्रोसेस में कितनी हीट रिलीज हो रही है, फिर हम ये पता कर लेंगे कि कितना टेम्परेचर चेंज होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर डिटेल्ड सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का आप देख रहे हैं कि इस प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन हो रही है, HNO3 प्लस NaOH, इट विल गिव्स यू NaNO3 प्लस H2O। अब आपको ये पता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कि इस प्रोसेस के 1 मोल के न्यूट्रलाइज होने से यहाँ पर कितनी एनर्जी इवॉल्व होती है, 57 किलो जूल आपको दिया हुआ है। किलो जूल को हम ऐसे लिख देते हैं 57 इंटू 10⁻³ जूल, इतना जूल एनर्जी रिलीज होती है। कब? जब 1 मोल का न्यूट्रलाइजेशन हो। अब आप पहले पता कीजिए कि गिवन अमाउंट के बेसिस पर कितने मोल्स का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम दोनों के मोल्स कैलकुलेट करें। अगर आपको किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी और वॉल्यूम पता है तो मोलरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके आप मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम आपने ml में लिया है तो आपको मिलेगा मिलीमोल ऑफ HNO3 और मिलीमोल्स ऑफ NaOH। यहाँ पर अगर देखें तो HNO3 के मिलीमोल 120 हैं और NaOH के मिलीमोल हैं 40। अब दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, NaOH है। इट मींस इन दिस प्रोसेस 40 मिलीमोल ही न्यूट्रलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। 40 मिलीमोल्स मींस 40 इंटू 10⁻³ मोल्स। तो इतने मोल्स जो हैं ये न्यूट्रलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब बच्चों आप लोगों को जब पता है कि 1 मोल के लिए 1 मोल के न्यूट्रलाइजेशन पर 1 मोल एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन पर इतनी हीट रिलीज होती है, तो अगर इतना मोल होगा तो टोटल कितनी हीट रिलीज होगी, टोटल एंथैल्पी चेंज कितना होगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने क्या किया है, डेल्टा H जो है जितने मिलीमोल्स का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है उसे पर मोल के हीट अमाउंट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिलेगा 2280 जूल। अब यहाँ पर आप देखिए कि इस केमिकल रिएक्शन से इतनी हीट यहाँ पर रिलीज हो रही है। ये तो हमने पहला पार्ट कैलकुलेट कर लिया। अब ये हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा भाई, सॉल्यूशन एब्जॉर्ब करेगा। सॉल्यूशन में हमारा जो मेजर पार्ट है वो कौन है, वाटर है। तो हम वाटर के अमाउंट को ही कंसिडर कर सकते हैं, जिससे वाटर का जो टेम्परेचर है वो रेज होगा और उसका टेम्परेचर चेंज ही हम किस में ऑब्जर्व कर रहे हैं, फ्लास्क का टेम्परेचर चेंज डिफाइन कर रहे हैं। तो अब पता कर लेते हैं कि कितना टेम्परेचर यहाँ पर चेंज होगा। तो इसके लिए आप रिलेशन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि स्पेसिफिक हीट क्या डिफाइन की जाती है, स्पेसिफिक हीट जो है वो यूनिट मास के लिए डिफाइन की जाती है। तो आप देखिए कि स्पेसिफिक हीट जो है वो यूनिट मास के लिए डिफाइंड है, वो यूनिट मास के लिए डिफाइंड है और यूनिट टेम्परेचर चेंज के लिए डिफाइंड है। तो यहाँ पर अगर m मास के लिए बात की जाए, अगर C वाटर की स्पेसिफिक हीट है तो m मास के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, m इंटू C, और डेल्टा T टेम्परेचर चेंज के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। तो हमारे पास ये एक सिंपल सा रिलेशन बन जाएगा कि अगर हम स्पेसिफिक हीट को गिवन मास और टेम्परेचर चेंज से मल्टीप्लाई कर दें तो कितनी हीट से वो टेम्परेचर चेंज हुआ है या कितनी हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग ये पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं कि कितना हीट यहाँ पर वाटर और सॉल्यूशन एब्जॉर्ब करेगा, कितना मास एब्जॉर्ब करेगा। आप लोगों को ये पता है कि 600 ml एक सॉल्यूशन था, दूसरा सॉल्यूशन 400 ml था, तो कंप्लीट सॉल्यूशन कितना था, 1000 ml था। अब मैंने आपको बोला कि आप मान लीजिए कि सॉल्यूट का अमाउंट नेग्लिजिबल है, तो इस केस में अगर मैं इसे वाटर का वॉल्यूम मान लूँ और वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर ml है, तो इसके बेसिस पर हम वाटर का मास कितना बोल सकते हैं, 1000 ग्राम। इट मीन्स हमें मास भी पता है, हमें मास पता है। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट आपको क्वेश्चन में गिवन है वाटर के लिए, और डेल्टा टी वो है जो आप कैलकुलेट करना चाहते हो, और क्यू वो हीट का अमाउंट है जो वाटर ने एब्जॉर्ब किया है, और कितना हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, जितना हीट रिलीज हुआ होगा।
कितना हीट रिलीज हुआ है ये आप प्रीवियस स्लाइड में देख सकते हैं। कितना हीट रिलीज हुआ है, हमें जो हीट रिलीज दिया हुआ था वो पर मोल दिया हुआ था। तो देखिए इस क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो गए। यहाँ पर आपने देखा कि जितने मोल की बात की जा रही है उतने मोल के लिए हीट कैलकुलेट कर लीजिए, और फिर आप फर्दर देख सकते हैं कि अगर हमें ये पता है कि 2280 जूल का एब्जॉर्प्शन हुआ है और कितने मास ने एब्जॉर्ब किया है 1000 ग्राम ने, और हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कितनी है 4.2 है, तो उसके बेसिस पर आप डेल्टा टी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। टेम्परेचर चेंज आप केल्विन में लिखें या डिग्री सेल्सियस में लिखें इक्वली होगा। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻² के मल्टीपल में जो वैल्यू आपको मिलेगी वो 54 होगी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा 54। नाउ लेट्स सी दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, और क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछा गया है वो है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ पर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट हेनरीज लॉ जो इक्वेशन है उसी इक्वेशन से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इफ O2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 303 केल्विन द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ O2 गैस दैट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। इट मीन्स यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि O2 गैस को हमने वाटर में डिसॉल्व बबल पास किया वाटर से, और ऑक्सीजन के कुछ मोल्स जो हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो गए। तो हमें यही पता करना है कि O2 के मोल्स नहीं पूछे गए हैं, मिलीमोल्स पूछे गए हैं कि कितने मोल डिसॉल्व होंगे अगर वाटर का अमाउंट कितना हो 1 लीटर हो। साथ में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस प्रोसेस के लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑक्सीजन के लिए आपको दिया हुआ है 46.82 किलो बार। साथ में आपको दिया हुआ है कि जो ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रही है, जो ऑक्सीजन आपने जिसको पास किया है उसका पार्शियल प्रेशर कितना है 0.920 बार। तो क्या हेनरीज लॉ स्टेटमेंट आपको पता है? अगर वो पता है तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। हमें क्या पता है कि डिसॉल्व्ड गैस का जो मोल फ्रैक्शन है, डिसॉल्व्ड गैस कौन सी गैस डिसॉल्व हो रही है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो मोल फ्रैक्शन है ये किस पर डिपेंड करता है? इसके पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन कितना पार्शियल प्रेशर अप्लाई कर रही है। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी क्वेश्चन में आपको गिवन है, और हमने ये पढ़ा है कि जो पार्शियल प्रेशर है ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यहां पर ये KH क्या होगा? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो बच्चों आपको KH की वैल्यू भी पता है और पार्शियल प्रेशर भी पता है। इट मींस आपको मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई? मोल फ्रैक्शन होता है ऑक्सीजन का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल मींस ऑक्सीजन के मोल प्लस वाटर के मोल। अब इसे कैसे सोल्व किया जाए भाई? ऑक्सीजन के मोल तो हमें कैलकुलेट करने हैं। चलिए भाई ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें पता है। क्या आपको H2O का मोल पता है? बिल्कुल, हमें H2O का मोल पता है, क्योंकि H2O का मास यहाँ पर कितना, H2O का वॉल्यूम कितना लिया है 1 लीटर। अगर 1 लीटर वाटर का वॉल्यूम है, जिसे आप क्या बोल सकते हो 1000 ml, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो वाटर का मास कितना होगा 1000 ग्राम होगा। तो वाटर का मास पता है तो वाटर के मोल कितने होंगे? मास अपॉन मोलिकुलर मास, जो कि कितना होता है 18 होता है। तो ये तो काफ़ी आसान हो गया। आप यहाँ पर H2O के मोल पुट कर सकते हैं और O2 के मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर दिया हुआ है अज्यूम सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन वाटर इज टू स्मॉल नियरली नेग्लिजिबल। मीन्स जो ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रही है उसका अमाउंट वाटर के सामने कुछ नहीं है, वो नेग्लिजिबल है। तो आप इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए NO2 प्लस NH2O को अप्रोक्सीमेटली कितना ले सकते हैं? मोल्स ऑफ H2O ही ले सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से आप इस टर्म को हटा सकते हो। और अब तो ये काफ़ी आसान हो गया भाई। आपको मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पर आप H2O के मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि 1000/18 है, तो O2 के मोल्स आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो KH आपको गिवन है, किलो बार में गिवन है भाई, बार में कन्वर्ट करना, क्योंकि पार्शियल प्रेशर आप किस में ले रहे हो? बार में ले रहे हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस क्या होगा? मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसे मैं क्या बोल सकता हूँ? मोल ऑफ O2 अपॉन मोल ऑफ वाटर। मीन्स यहाँ पर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड गैस के जो मोल हैं वो नेग्लिजिबल हैं। नेक्स्ट ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वाटर के मोल को कैसे अप्रोच करना है? वाटर के मास से। और वाटर का मास हम कितना ले रहे हैं? 1000 ग्राम। किस बेसिस पर ले रहे हैं? क्योंकि वाटर का वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000 ml, और हमें ये पता है कि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होगी। तो जितना वॉल्यूम है उतना ही आपको क्या मिलेगा? मास मिलेगा।
वाटर का मास मिल चुका है तो वाटर के मोल आपको पता लग जाएंगे। अब आप अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ वी नो दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू हमने पुट कर ली 0.920, KH आपको क्वेश्चन में गिवन है वो पुट कर दिया। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो यहां पर मोल ऑफ O2 आप पुट कर दें और मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल हमने केवल किसके लिए हैं, वाटर के मोल लिए, जो आपको ऑलरेडी पता है। तो आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, ऑक्सीजन के मोल आपको मिलेंगे 1 × 10⁻³ बट आपसे मिलीमोल्स पूछे गए हैं तो मिलीमोल्स आपको कितने मिलेंगे, 1 मिलीमोल। 1 × 10⁻³ मोल इज इक्वल टू 1 मिलीमोल। सो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जैसे बेसिक क्वेश्चन आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में आप स्टडी करते हो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि PBS का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इतना है और आपको कैलकुलेट करनी है सॉल्युबिलिटी ऑफ PBS इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन और वो इस फॉर्मेट में पता करनी है। तो आपको इस फॉर्मेट में x की पॉसिबल वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब PBS डिसॉल्व होगा तो ये डिसोशिएट होगा 2 आयंस में, Pb2+ प्लस S2-, और हमें ये पता है कि अगर A प्लस B में डिसोशिएट हो रहा है तो उसके लिए जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है KSP वो कितना हो जाएगा, S × S, जिसे आप क्या बोलते हो, S²। क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों, KSP की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है और सॉल्युबिलिटी आपसे पूछी गई है, तो KSP का आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको सॉल्युबिलिटी मिल जाएगी। चलिए देखते हैं इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। इसमें आप देख रहे हैं कि PBS का डिसोशिएशन ये होगा, इसके लिए KSP इज इक्वल टू S² होना चाहिए। यहाँ पर S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ KSP। KSP की वैल्यू आप पुट कर दोगे, फर्दर सॉल्व करोगे तो फाइनल रिजल्ट आपको कितना मिलेगा, फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा 282 × 10⁻16, जिसे गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10⁻16 का जो मल्टीपल है वो आपकी वैल्यू होगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि x की जो रिप्लेसमेंट है, x की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 282 होगी। तो बेहद आसान क्वेश्चन पूछा गया था आयनिक इक्विलिब्रियम से। नाउ स्टूडेंट यू कैन सी अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स का भी ये कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि आप NCERT टेक्स्ट बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कई सारे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर जो रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है और उनके रेस्पेक्ट में जो इनिशियल रेट है वो भी दी हुई है, और साथ में आपको दिया हुआ है कि x और y के रेस्पेक्ट में प्रोसेस का ऑर्डर क्या होगा। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि x के रेस्पेक्ट में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और y के रेस्पेक्ट में ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, और ये आपको डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 केसेस आपको दिए हुए हैं। आपको इस डेटा को एग्जामाइन करना है, साथ में आपको पता करना है कैलकुलेट रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ m एंड l। तो पहले देखिए m और l कहाँ पर है, l ये रहा और m कहाँ पर है, ये रहा, और आपको पता करना है m और l का रेशियो। कैसे पता करेंगे भाई, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाता है इस तरह का। देखो सेम तरह का केमिकल प्रोसेस, सेम तरह की रिएक्शन है, सेम केस की बात हम कर रहे हैं, लेकिन सेम केस के लिए जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो आप हर केस में चेंज कर रहे हो। तो उस केस में आपके पास जो इनिशियल रेट मिल रही है वो अलग अलग मिल रही है, लेकिन सारे केसेस में कॉमन क्या रहेगा, रेट कांस्टेंट। हम जानते हैं कि सारे केसेस के लिए क्या रहेगा, रेट कांस्टेंट सेम रहेगा। इसका रेट एक्सप्रेशन क्या बनेगा भाई, हम जानते हैं रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। कौन कौन है यहाँ पर, x है और y है। x के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, x के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और y के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 0 है। ये आपने बना लिया अपना फॉर्मेट। अब आप इस फॉर्मेट के बेसिस पर आप रेट की वैल्यू भी आपको पता है और कॉन्सेंट्रेशन x और y की आपको पता है, k कांस्टेंट रहेगा। तो कोई से भी 2 ऐसे एक्सपेरिमेंट हम चूज करें जिनसे हम l की वैल्यू को पता करें। तो मैं आपको समराइज कर देता हूं किस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर हम फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात करें, क्या दोनों के लिए रेट हमें पता है, तो देखिए अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को पिक करता हूं तो दोनों केसेस में मुझे रेट पता है, बिल्कुल पता है। क्या दोनों केसेस में मुझे y पता है, बिल्कुल पता है। वैसे y की वैल्यू 0 है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो y भी हमें पता है, चलिए लिख लेते हैं हम। और x की वैल्यू, एक वैल्यू पता है और एक 0.1 है, तो सारी नॉन वैल्यूज है। अगर हम दोनों केसेस के रेट एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देंगे तो हमें l पता चल जाएगा।
सिमिलरली यही फॉर्मेट हम m के लिए फॉलो करेंगे। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ चुके होंगे। तो आप देखते हैं इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन क्या बनता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेट एक्सप्रेशन होगा रेट इज इक्वल टू के एक्स टू द पावर ए वाई टू द पावर बी, और ए क्या होगा ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और बी होगा ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू वाई। यहाँ पर आप देख लो कि रेट कांस्टेंट है, ए के रेस्पेक्ट में मींस एक्स के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, वाई के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है। हमने देखा एक्सपेरिमेंट 1 के बेसिस पर जो रेट रिलेशन बनेगा वो क्या होगा, रेट ऑफ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू के 0.1, एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में उसमें टेबल में आपको गिवन है, ए की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, वाई की वैल्यू गिवन है, सब गिवन है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी जो रेट आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी टेबल में गिवन है। तो आपके पास एक इक्वेशन बनकर आ जाती है, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलर आप एक और इक्वेशन बना सकते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए। फिर मैंने आप लोगों को बोला है कि आप इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दें। दोनों केसेस में जो कॉमन है वो कॉमन क्या है, के कॉमन होगा, के की वैल्यू सेम होगी तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इन्हें दोनों केसेस को डिवाइड करेंगे तो l अपॉन 0.1 एक ही अननोन रहेगा और वो क्या होगा l, जिसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे l की वैल्यू 0.2 मिल जाएगी। अब इसी तरह से m के लिए भी हम कोई दो एक्सपेरिमेंटल केस पिक करेंगे। तो हमने एक्सपेरिमेंट थर्ड और फोर्थ को पिक किया है। तो आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में एक्सपेरिमेंट थर्ड से हमें क्या रिलेशन मिलता है, ये रिलेशन मिलता है। आप कैसे लिखेंगे, ये टेबुलर डेटा आपको दिया हुआ उसके बेसिस पर। बच्चों यहाँ पर ये क्या है, के है, और ये x की कॉन्सेंट्रेशन है, ऑर्डर है, y कॉन्सेंट्रेशन ऑर्डर है, और रेट आपको क्वेश्चन में टेबल में ऑलरेडी गिवन है m इंटू 10⁻⁻3। फोर्थ एक्सपेरिमेंट के लिए भी हमने यही केस फॉलो किया कि x की कॉन्सेंट्रेशन टेबल में गिवन है, y गिवन है और टेबल में रेट भी गिवन है। हमने दोनों केसेस को डिवाइड किया, k कैंसिल आउट हो जाएगा और एक ही अननोन होगा m। इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे, m की वैल्यू और l की वैल्यू आ चुकी है तो m/l रेशियो आप बता सकते हैं, जो कि आपको कितना मिलेगा 8/0.2, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40/1। आई होप ये सॉल्यूशन आप लोगों को क्लियर है। चलिए, and question states that in a linear tetrapeptide constituted with different amino acid, number of amino acid minus number of peptide bond। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि एक लीनियर टेट्रापेप्टाइड है। टेट्रापेप्टाइड क्या है, जो टेट्रा मतलब जो 4 अमीनो एसिड से मिलके एक चेन लाइक स्ट्रक्चर या फिर एक अपने आप में एक मॉलिक्यूल पॉलीमर बना रहे हैं तरह का, और पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं। तो वो टेट्रापेप्टाइड में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने होंगे, माइनस करोगे नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो एक तरह का क्या है, एक तरह का पॉलीमर बनाया होगा, टेट्रापेप्टाइड प्रोटीन चेन बनाया होगा। देखो टेट्रापेप्टाइड हम किससे बना सकते हैं, 4 अमीनो एसिड, टेट्रा मतलब 4 अमीनो एसिड से हमने एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाया है। ये भी पेप्टाइड बॉन्ड कितने बॉन्ड बन सकते हैं, देखो कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। किसी भी अमीनो एसिड का एसिडिक ग्रुप का ये OH और इसका H2, फिर एसिडिक ग्रुप का ये OH और इसका H2, एसिडिक ग्रुप का ये OH और इसका अमीन का दूसरे वाले का अमीन का H2 NH2 का H2। ठीक है, ये कंडेंस करके ये कंडेंस करेंगे, H2O बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा, तो इस तरह का बॉन्ड बनता है। ये जो सर्कल में दिखाया गया इसी को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, इसी को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो टेट्रापेप्टाइड, ये टेट्रापेप्टाइड हो गया तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने हैं, 4 1 2 3 4 नंबर ऑफ अमीनो एसिड है, माइनस पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं, ये एक पेप्टाइड बॉन्ड ये है और एक ये है और एक ये है, तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड 4 और माइनस पेप्टाइड बॉन्ड 3, 4 - 3 1। दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ यू कैन सी अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी मोल कॉन्सेप्ट पर ही है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए, इन ब्रोमिनेशन ऑफ प्रोपाइन का ब्रोमिनेशन किया जा रहा है विद ब्रोमीन, और इससे आपको मिलता है 1122 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन, और इस प्रोसेस की यील्ड है 20% यील्ड। अगर परसेंटेज यील्ड पता है और प्रोसेस में क्या होने जा रहा है ये आपको पता है तो ये क्वेश्चन आसान है। द अमाउंट ऑफ 1122 tetrabromopropan obtained from 1 gram of bromine in this reaction। इस ब्रोमीन में कितना इस प्रोसेस में कितना ब्रोमीन पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 ग्राम, और इससे आपको मिल रहा है 1122 tetrabromopropan। बट इस प्रोसेस की जो यील्ड है वो 27% है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आप सबसे पहले ब्रोमीन के मोल निकालिए और ब्रोमीन के मोल से आप इस प्रोडक्ट के मोल निकालिए।
इससे आप क्या पता करेंगे, प्रोडक्ट के मोल पता करेंगे, प्रोडक्ट का अमाउंट आपको पता चल जाएगा। परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है कि जितना भी अमाउंट आपको थ्योरेटिकली मिल रहा है उसका 27% ही एक्चुअल यील्ड होगा। तो आपको एक्चुअल वैल्यू बतानी है, और एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, जो भी थ्योरेटिकल डेटा आपको मिलेगा उसका 27%। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो स्टोइकियोमेट्री लगाइए, प्रोडक्ट की वैल्यू निकालिए, उसका 27% लीजिए, ये आपका आंसर होगा। लेकिन ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे जब आपको परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो देखते हैं इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन क्या बनता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्रोमीन जब रिएक्ट करेगा प्रोपाइन से, प्रोपाइन क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर ब्रोमीन रिएक्ट करेगा तो आपको मिलेगा 1122 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन, ये मिल जाएगा, और इस प्रोसेस की यील्ड है 27%। अब यहाँ पर आप देखिए कि इस प्रोसेस में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग हम बात करें कि 2Br2 से अगर ब्रोमीन के मोल 2 लिए जाएं तो प्रोडक्ट का कितना मोल मिलता है आपको, 1 मोल प्रोडक्ट मिलता है। तो पहले पता कर लेते हैं Br2 के मोल कितने हमारे पास। तो आपने ब्रोमीन कितना लिया था, 1 ग्राम, तो इसके मोल कितने होंगे, 1 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। Br2 का मोलिकुलर मास कितना होगा, 1/160 मोल। अगर 1/160 मोल किसके हैं, ब्रोमीन के, तो प्रोडक्ट के मोल आपको कितने मिलेंगे, तो अगर 2 से 1 मोल मिलता है तो ये कितना मिलेगा, 1/2 इंटू 1/160, इतना मोल आपको किसका मिलेगा, इस प्रोडक्ट का मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के मोल आपको इतने मिलेंगे। तो अब इस प्रोडक्ट का मास कितना होगा, 1/2 इंटू 1/160, ये तो क्या है, मोल, और इसका मोलिकुलर मास कितना दिया हुआ है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मोलिकुलर मास आपको कितना मिलेगा, 360 मिलेगा। ये क्या आ चुका है बच्चों, मास ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन ये कब मिलेगा आपको, जब 100% यील्ड होगी। यहाँ पर यील्ड कितनी है, 27%। तो हमारा एक्चुअल आंसर क्या होगा, 27% ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड। तो 27% लेंगे, आप देख लीजिए फाइनल एक्सप्रेशन आपको यही मिलेगा, 1/2 इंटू 1/160 इंटू 360 इंटू 27/100, जिसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 3.037 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम। सो ये एक अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन था। इन दिस क्वेश्चन हमें देखना है Fe(CN6 - should be an inner orbital complex ignoring the pairing energy. The value of crystal field stabilization energy for this complex is, नियरेस्ट इंटीजर तक हमें कैलकुलेट करना है। तो देखें, अगर हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। मींस हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3 ऑक्टाहेड्रल होगा। हम डायरेक्ट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा देगा, हमें ये पता है। अब ये हमारा CFT है, दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अगर हम इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को देखें तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। जब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो जो वह ऑर्बिटल्स जो एक्सियल हैं वह ऑर्बिटल रिपल्सन ज्यादा करेंगे, वो बैफल लाइन से ऊपर चले जाएंगे, और जो कम है, वो जो एक्सियल नहीं है, नॉन एक्सियल है, वो नीचे आ जाएंगे। ये आपको पता होगा। 3 ऑर्बिटल्स नीचे है तो नीचे हम -2/5 डेल नॉट करेंगे और ऊपर के लिए +3/5 डेल नॉट करेंगे। अब इस स्प्लिटिंग में हमें क्या फाइंड करना है, हमें स्टेबलाइजेशन एनर्जी फाइंड करना है। हमें पता है कि स्टेबलाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है कि अब जितने इलेक्ट्रॉन इसमें है, जैसे -2/5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेल नॉट प्लस 3/5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेल नॉट, और यहां पे पहले से पेयरिंग एनर्जी 0 दे रखा है। पेयरिंग एनर्जी करने का मतलब डेल नॉट डेल स्टार पी, जो स्टार पी है ना, स्टार पी वो 0 करके रखा है, उसको इग्नोर करने के लिए बोला गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यानी कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो +3/5 या तो -2/5, अकॉर्डिंग टू कि वह इलेक्ट्रॉन इसमें है या इसमें है। तो देखो बच्चों, ये CN जो है वह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है मतलब यहां पे सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहले फील्ड नहीं होंगे। ये हुन्स रूल को फॉलो नहीं करेगा। कहने का मतलब है ऑर्बिटल्स में तो इलेक्ट्रॉन फील होंगे लेकिन सारे में पहले अनपेयर्ड नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जो स्प्लिटिंग है वो पेयरिंग एनर्जी से बहुत ज्यादा होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर के ऑर्बिटल्स में न जाके 3 के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन इसी में आ जाएगा, ऊपर में नहीं जाएगा। क्योंकि हम लोग हुन्स में पढ़े हैं कि 5 ऑर्बिटल्स में पहले एक भरेंगे, इसके बाद फिर उसकी पेयरिंग करेंगे, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले हम इसको पूरा भर देंगे, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है ना वो बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि डेल नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, बिकॉज CN इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड।
सो नेक्स्ट, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे तो ये +3 है. एज हियर SFL, सो Hund's rule will not followed here, so del naught is greater than pairing energy, hence T2G will first filled. पहले हम किसको फिल करेंगे? T2G को. 3 के बाद चौथा यहां नहीं देंगे, चौथा हम किस में देंगे? इसी में देंगे. अब इलेक्ट्रॉन लगा लो भाई, -2/5 del naught into 5 NP N स्टार P जो हमारा पेयरिंग एनर्जी वाला है उसको हमने 0 कर दिया. फिर 3/5 del naught, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, into 0. अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो CFEC -2.4 आएगा, -2.4. आप देख लीजिए, -2.4 आएगा. तो हमको नियरेस्ट इंटीजर लेना है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. ओके, तो ये CFSE जो है ये एक्चुअली में -2.4 del naught है. ठीक है.